आज की इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स क्या है, जैसे कि लैंड कैसे फॉर्म हुई है, कैसे मतलब उसमें क्या क्या कौन कौन सी लेयर्स हैं, और लैंड कैसी है, सरफेस मीन्स अर्थ सरफेस कैसा है, वो फ्लैट है बिल्कुल, या फिर उसमें कुछ अप डाउन्स हैं जैसे माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और लेयर कितनी टाइप की होती हैं, जैसे एटमॉस्फेयर कितने टाइप के लेयर्स होते हैं इसमें। ठीक है। और क्या है, और जैसे कि फोर्सेस कौन से लगते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या इंटरनल फोर्सेस। और ये मेजर लैंड फॉर्म्स जो हैं वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो कैसे फॉर्म होते हैं इंटरनल फोर्सेस से और एक्सटर्नल फोर्सेस से, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। तो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसमें आज ये पढ़ेंगे। ठीक है। और ये है कि जो फोर्थ लेक्चर था, फोर्थ चैप्टर था एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास का। ठीक है। तो इसमें जो है मैप बेस्ड मैप से रिलेटेड था। ठीक है। और मैप से रिलेटेड चीज़ें हम क्या है कब पढ़ेंगे, मैं एक सेपरेट वीडियोज लाऊंगा उनमें, मैप सीरीज। ठीक है। तो उनमें आप देख सकते हैं और पूरा डिटेल से मैं आपको मैप पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेजर डोमेन्स क्या हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि मेजर जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं उनको जीवन जीने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे अर्थ सरफेस में जैसे एक लैंड हो गया। ठीक है। उनको शेल्टर के लिए वाटर हो गया। ठीक है। लाइफ ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ठीक है। एंड एयर हो गया। तो ये काफ़ी इस मतलब ये इसेंशियल चीज़ें हैं। ठीक है, जो अर्थ में प्रेजेंट है। और जो अर्थ के सरफेस है वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स जोन होता है जिसमें 3 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। इन्वायरमेंट, मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। मतलब कैसे मिलते हैं, ओवरलैप कैसे करते हैं और आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो। ठीक है। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। देखो लिथोस्फीयर किसे बोलते हैं, जब ये अर्थ सरफेस है और इसमें लिविंग बींग्स रहते हैं। ठीक है। और ये कैसा पार्ट है, सॉलिड पार्ट है। तो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, देखो मैं पहले आपको बता दिया था, एक मिनट, जैसे ये है, ये अर्थ है। ठीक है। और आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसमें लेयर कितनी होती हैं। तो ये ऊपर का लिथोस्फीयर होता है। ठीक है। मीन्स इसे क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट का पार्ट ही लिथोस्फीयर होता है। ठीक है। और ये मैंटल है। देन नेक्स्ट इज कोर। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्रस्ट है, सबसे मतलब पतला, जैसे सबसे जो कम डेप्थ वाला वो है क्रस्ट, देन मैंटल, और देन कोर। कोर में 2 पार्ट होते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। ठीक है। एक सॉलिड और एक लिक्विड, जिसमें कि सॉलिड पार्ट कौन सा होता है, इनसाइड वाला, और जो लिक्विड पार्ट होता है वो आउटसाइड वाला होता है। ठीक है। और देखो जो लिथोस्फीयर ये होता है। और गैसियस स्टेट में, गैसियस लेयर्स में जो अर्थ सराउंड होती है उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और जो पानी से सराउंडिंग होती है, वाटर बॉडीज़ होती हैं, उन्हें कहते हैं अर्थ सरफेस के में जो वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और इन तीनों को मिला दिया जाता है, जो जो ये तीनों मतलब लेयर मिलती हैं। ठीक है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों जिस जोन में मिलते हैं उसे टोटली वी कैन कलेक्टिव, इट इज़ कलेक्टिव नोन एज बायोस्फीयर। ठीक है। जहाँ पर सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को कंटेन करते हैं। ठीक है, शामिल करते हैं, तो बायोस्फीयर उसे बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो एक सेटअप डायग्राम बनाया जाए तो ऐसे बनेगा ये। ठीक है। मान लो ये लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये बायोस्फीयर। तो यहाँ सॉरी, ये यहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एक एटमॉस्फेयर। ठीक है। इन तीनों का एक ट्रांजिशन जोन
तीनों का कॉन्टैक्ट जोन कहाँ पर है, ये वाला, तो इसे बोलते हैं हम क्या, बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर में सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ यहाँ पर पनपते हैं, सभी जीव यहाँ पर जीवन जीते हैं। ठीक है, बात करें कि लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर क्या है, अर्थ का सरफेस के ऊपर का पार्ट जो है लिथोस्फीयर, मतलब सरफेस के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों लिथोस्फीयर, मतलब एक रॉक जो सरफेस होता है, ठीक है, सॉलिड सरफेस होता है अर्थ का, उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। और यहाँ पर देखो रॉक होते अर्थ के क्रस्ट में, और जो थिन लेयर्स होती हैं सॉइल की, वो कंटेन करता है लिथोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं और जो ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके दो मेन डिवीजन हैं, अर्थ सरफेस के दो मेन डिवीजन कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे कॉन्टिनेंट्स और दूसरे जो लैंड मासेस हैं, और दूसरे जो है ह्यूज वाटर बॉडीज जिन्हें हम ओशियन कहते हैं। ठीक है, सागर या महासागर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सभी ओशियन जो कंसंट्रेटेड हैं एक दूसरे से, जैसे मान लो कि सभी ओशियंस एक दूसरे से कंसंट्रेट मतलब कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जो कि हम मैप में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, सी वाटर का लेवल जो होता है वो सभी जगह समान होता है, ये याद रखना कि ऑलमोस्ट सभी जगह समान तो नहीं होता, बट यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है कि लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। ठीक है, बट इट इज़ ट्रू दैट सी वाटर एट एवरीवेयर डज नॉट बी सेम। ठीक है, एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। लैंड का जो एलिवेशन है उसे मेजर किया जाता है सी के लेवल से। सी के लेवल जैसे लेते नहीं है, मीन सी लेवल इतना यहाँ पर कहाँ है, कौन सा शहर कितने मीन सी लेवल पर लोकेटेड है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसे मेजर करके वहाँ पर लोकेशन पता कर सकते हैं, तो उसे जो है फ्लडिंग की कंडीशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब मतलब पता लगाया जा सकता है, कैसे मतलब मौसम होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये है ओशियंस। ठीक है, जैसे ये इंडियन ओशियन है, इंडिया के जो साउथ सदर्न साइड में इंडियन ओशियन, ये है पैसिफिक मीन्स ईस्टर्न पैसिफिक, या तो बोल सकते हैं वेस्टर्न पैसिफिक, और ये यहाँ पर ईस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन, ये साउथ अंटार्कटिका और ये आर्कटिक। ठीक है, ऊपर ये वाला ये अंटार्कटिक है और ये आर्कटिक। और देखो जो सरफेस का लैंड मास है वो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट लैंडमार्क कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 8848 है मीटर। ठीक है, फ्रॉम अबव मीन सी लेवल। ग्रेटेस्ट डेप्थ कितनी है, मैरियाना ट्रेंच की ग्रेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा गहराई पर है वो है मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, तो मैरियाना ट्रेंच सबसे गहराई पर और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचे लैंड मासेस पर। ठीक है, और ये मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, ये है पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा माउंटेन की बात करें, हाईएस्ट माउंटेन की बात करें, तो यहाँ माउना लोआ नहीं, माउना की है जो हवाईयन आइलैंड में है। और हवाईयन आइलैंड ये माउना की जो है ये सबसे मतलब हाईएस्ट माउंटेन है, बट ये क्या है, इसका जो 2/3 पार्ट है, जैसे मान लो इतना पार्ट ये ओशियन में डूबा हुआ है। ठीक है, ओशियन में सबमर्ज्ड है, इसलिए जो है इसे हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पर इतना ही है। ठीक है, ऊपर साइड, और नीचे वाला जो है नीचे का पोर्शन 2/3 है, मतलब 2 भाग नीचे ज़्यादा है और 1 भाग जो है ऊपर उठा हुआ है। तो इसलिए अगर देखा जाए कि इसकी जो डेप्थ है वो कितनी, उसकी हाइट जो है वो 10,000 समथिंग है, 10,900 समथिंग है। ठीक है, ऐसे कुछ दिया है। और
इसलिए इसे हाईएस्ट पीक कहा जाता है। लेकिन जो अर्थ का सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे हाईएस्ट लैंड मास है, उसे बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो नेपाल में लोकेटेड है। कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट कितने टाइप के कितने नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं, वो हैं 7, ठीक है। जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन के बेस पर भी लार्जेस्ट है, ठीक है। जो दो यहाँ पर दो क्या ऑलमोस्ट, जैसे कि इंडोनेशिया भी है पॉपुलेशन के बेस पर, ठीक है, पाकिस्तान भी है पॉपुलेशन के बेस पर, तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन भी है। कंट्री वाइज देखें तो इंडिया सबसे ज़्यादा, देन चाइना, देन यूएस, ठीक है, एंड देन कहें तो इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ऐसे मीन्स ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। देन हम यूरोप को देखते हैं। यूरोप इज़ अ यूनिक कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। यूरोप को तो नहीं कहेंगे, बट हम साउथ जो ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया को कह सकते हैं, ठीक है। अभी एक नया कॉन्टिनेंट उसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसे बोलते हैं क्या, जीलैंडिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं जीलैंडिया। जीलैंडिया एक नया कॉन्टिनेंट है, 8वां कॉन्टिनेंट, 8th कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये रहा। और नेक्स्ट है अफ्रीका, जहाँ पर नाइल रिवर फ्लो होती है, ठीक है, ये हम मैप पे पढ़ेंगे। और सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, ठीक है, हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, और ये सभी साइड से ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है, ओशियन और सी से घिरा हुआ है। जैसे मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ में, और इसके वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशियन, इसके ईस्ट साइड में अरेबियन सी, इसके साउथ में कौन सा है, ये दोनों मिलता है, ठीक है। यहाँ पर केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से यहाँ पर इधर अटलांटिक ओशियन, इधर इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में, जैसे नॉर्थ अमेरिका एक 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, और ये लिंक होता है साउथ अमेरिका से बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हैं, ठीक है, ये है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, एक मिनट, ये है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पर ये इस्थमस है, ठीक है, यहाँ पर ये इस्थमस, फिर से बना दे रहा हूँ, यहाँ पर है, ये है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर है ये, यहाँ पर है साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये इस्थमस है, नैरो वाटर बॉडी है, जिसे इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट लाई करता है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और 3 ओशियन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, मतलब ऊपर आर्कटिक, और वेस्ट में यहाँ पर पैसिफिक, और ईस्ट में अटलांटिक, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, इक्वेटर के साउथ में लाई करता है, और जो 2 वाटर बॉडी से सराउंड होता है, 2 ओशियन से सराउंड होता है, एक ये पैसिफिक ओशियन और एक अटलांटिक ओशियन, ठीक है। वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज यहाँ पर पाए जाते हैं, जो इंडीज की माउंटेन है ना, इंडीज जो माउंटेन है वो यहीं पर पाया जाता है, ऐसे इस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट जो इंडीज है, सबसे लॉन्गेस्ट इसकी लेंथ है वर्ल्ड में, ठीक है, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ओके। और साउथ अमेरिका में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर अमेजोन भी पाई जाती है, जो यहाँ पर ब्राज़ील से यहाँ पर ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, ये क्या है, इक्वेडोर से हावेवर इक्वेडोर से नहीं, यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, चलो बता दूंगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अब ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और ये इंटायरली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जैसे आप देखते होंगे ना कि जब 25 दिसंबर को यहाँ पर वो मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है,
तो एकमात्र ऐसे कॉन्टिनेंट है, एकमात्र ऐसे कंट्री है जो सदर्न हेमिस्फीयर में मनाता है, और गर्मी के दिन होते हैं वहाँ पर। ठीक है, हमारे यहाँ तो ठंडी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बट वहाँ पर गर्मी होती है। ठीक है, तो गर्मी में मनाते हैं ये क्रिसमस। ठीक है, और ये पूरी तरीके से कहाँ किससे घिरा है, ओशियन और सी से घिरा हुआ है। ठीक है, और तो इसलिए इसे बोलते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। और अंटार्कटिका जो है वो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, जो एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है, बड़ा बड़ा कॉन्टिनेंट है। और साउथ पोल लाई करता है ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, मतलब साउथ पोल इसी कॉन्टिनेंट में पूरी तरीके से लाई करता है। ठीक है, और ये परमानेंटली कवर्ड होता है आइस शीट से। यहाँ पर पूरी तरीके से, यहाँ पर ऐसे देखें तो परमाफ्रॉस्ट पूरी तरीके से ये बर्फ़ से घिरा हुआ होता है। और यहाँ पर जो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यहाँ पर रिसर्च साइंटिफिक जो डिस्कवरी है वो करने जाते हैं वैज्ञानिक, ठीक है, साइंटिस्ट, लेकिन यहाँ पर कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट करेंगे तो जैसे हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है, मतलब कॉन्टिनेंट में, अदर कॉन्टिनेंट में इतना पोल्यूटेड है, वैसे अंटार्कटिका को भी कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर परमिट नहीं है और परमानेंट नहीं है। यहाँ पर साइंटिफिक डिस्कवरीज होने के लिए ये कॉन्टिनेंट देखा गया है। और यहाँ पर जो मतलब स्टॉप है सब कुछ। ठीक है, एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च को छोड़ के। और बहुत सारी कंट्रीज़ रिसर्च स्टेशन बना रखी हैं अंटार्कटिका में। जैसे इंडिया के कौन से हैं, तीन टाइप के इंडिया के 3 स्टेशन हैं। कौन से, एक मैत्री है और एक भारती। ठीक है, और ये स्टेशंस जो हैं ये ऑपरेशन में हैं। और पहला हमारा जो स्टेशन था अंटार्कटिका में वो कौन सा था, वो था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री अभी ऑपरेशन में नहीं है। ठीक है, ओनली 2 हमारे स्टेशन ऑपरेशंस में हैं, चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर मतलब यहाँ पर वाटर से रिलेटेड वाटर बॉडीज होती हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अर्थ को इसीलिए ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 71% अर्थ कवर होती है विद वाटर, और 29% यहाँ पर होता है लैंड। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट करती है ऑल फॉर्म्स सभी प्रकार के वाटर बॉडीज़ को फॉर्म करते हैं हाइड्रोस्फीयर। और जैसे वाटर रनिंग होती है ओशियन में और रिवर्स में और लेक्स में, तो ये हाइड्रोस्फीयर फॉर्म करती है। और यहाँ पर ग्लेशियर में जैसे आइस पाई जाती है, वो अंडरग्राउंड वाटर भी पाया जाता है, वाटर वेपर। ठीक है, और ये सभी जो हैं वाटर बॉडीज़ क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, मोर देन 97% जो वाटर है वो कैसा है, वो सलाइन वाटर है। ठीक है, खारा पानी है। और केवल फ्रेश वाटर कितना है, 2.5%, जो कि ये पानी पीने के लिए है। पानी पीने के लिए इससे भी कम है, जो कि ये फ्रेश वाटर कहलाता है। जैसे यहाँ पर लेक्स, रिवर्स, ठीक है, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, ये सब कंप्राइज करते हैं फ्रेश वाटर। ठीक है, एक वाटर का लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो आइस शीट्स में है और ग्लेशियर्स में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया जाता है आइस शीट्स या फिर ग्लेशियर्स। और अंडरग्राउंड वाटर भी अंडर द ग्राउंड, एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल ऑन द फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज, मतलब पानी पीने के लिए बहुत कम यूज होता है। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज में है। ओशन की बात करें तो ओशियन जो हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट होता है वो ओशियन होते हैं, और ये सभी कॉन्टिनेंट में, ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट में अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये ओशियन वाटर जो हैं वो हमेशा मूविंग में रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें फिर ओशियन करंट आती हैं, इसमें किसी न किसी तरीके से कि यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि वाटर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, कम हो गया। इस वजह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ओशियन करंट को मूविंग में रखते हैं। ठीक है, करंट जो है वो मूविंग में ही रहती हैं, तो ओशियन वाटर जो है वो हमेशा मूविंग में रहता है।
3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ वाटर ओशियन वाटर्स आर द वेव्स। देखो वेव्स, ठीक है, वेव्स आती हैं, टाइड्स आती हैं और करंट आती हैं। 3 तरीके के वाटर मूवमेंट हैं ओशियन में, ठीक है। और 5 मेजर ओशियन है यहाँ पर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक। सदर्न ओशियन जैसे अंटार्कटिका के आसपास वाले ओशियन होते हैं सदर्न ओशियन, ठीक है। और ये अपने साइज में जैसे पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा, देन अटलांटिक ओशियन, देन इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और देन आर्कटिक ओशियन। ये मतलब साइज में ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है और ये स्प्रेड होता है 1/3 ऑफ द अर्थ, मतलब 1/3 ऐसे होता है, ठीक है। एक पार्ट में पूरा पैसिफिक ओशियन है और से जो रिमेनिंग 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में सारे ओशियन, 4 ओशियंस आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोले कि 2/3 है पैसिफिक ओशियन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, 1/3 है, ठीक है। एक पार्ट में पैसिफिक ओशियन है और जो आपका सेकेंड पार्ट है, जो रिमेनिंग 2 पार्ट हैं उसमें जो है सारे ओशियन आ जाते हैं, चारों ओशियन। द पैसिफिक ओशियन ऑलमोस्ट सर्कुलर है शेप में और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड होते हैं इसके चारों तरफ, ठीक है। इसके चारों तरफ पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं अटलांटिक ओशियन के, जो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में। और इसका शेप कैसा है, इसका शेप एस जैसा है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है और यहाँ पर जो है करंट फ्लो होती है, तो इसलिए। और ये कॉन्टिनेंट जैसे यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो 4 कॉन्टिनेंट जो हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप एस टाइप की है, ठीक है। और कोस्ट लाइन, अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है, हाईली इंडेंटेड है। कोस्ट लाइन मतलब हाईली इंडेंटेड का मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में होती हैं, ठीक है, जैसे गहराई पर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो यूरोप है और यहाँ पर होती है अफ्रीका है, ठीक है। तो इनकी जैसे ऐसे पूरी तरीके से यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ नहीं है। कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी इसमें बता दूँ कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है इसमें ज़्यादातर नहीं है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में। और ये इरेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स, ठीक है। तो इसलिए ये नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट को अच्छी लोकेशन में यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ है वो बहुत दूर तक नहीं, बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर पोर्ट्स और हार्बर्स पाए जाते हैं बहुत मात्रा में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉमर्स और ये जो ओशियन है ये बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन होते हैं। ये मतलब ये बोल सकते हैं अटलांटिक ओशन बहुत बिजिएस्ट ओशियन है, ठीक है। इंडियन ओशन की बात करें तो ये केवल ऐसा ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पर रखा गया है, दैट इज़ इंडिया। इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन रखा गया है। और ओशियन का जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, ठीक है। नॉर्थ में एशिया के द्वारा, यहाँ पर एशिया द्वारा बाउंड है, और वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। सदर्न ओशियन की बात करें तो सदर्न ओशियन जैसे अंटार्कटिका, ठीक है, और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर एक्सटेंड करता है 60 डिग्रीज ऑफ द साउथ लैटिट्यूड। और नेक्स्ट बात करें आर्कटिक ओशियन की तो सबसे छोटा ओशियन है, ठीक है। तो ये आर्कटिक सर्किल में ही लोकेटेड है और ये सराउंड करता है नॉर्थ पोल द्वारा, नॉर्थ पोल को सराउंड करता है, ठीक है। और ये जो कनेक्टेड है ये पैसिफिक ओशियन से नैरो, मतलब एक नैरो चैनल में कनेक्टेड है पैसिफिक ओशियन से। और यहाँ पर जो थ्रू किसके, बेरिंग स्ट्रेट, ये स्ट्रेट याद रखना, स्ट्रेट कौन सा होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ठीक है। और ये कनेक्टेड है किससे, अटलांटिक ओशियन से भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपनी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एटमॉस्फेयर। सारी इम्पॉर्टेंट थी लेकिन एटमॉस्फेयर ऐसी वो है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक साइंस पढ़ते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे नेक्स्ट फ्यूचर में पढ़ेंगे। जब मैं लेक्चर आगे जैसे कि 7th 8th क्लास की NCERT लाऊंगा तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी एटमॉस्फेयर को पढ़ने से, ठीक है।
एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि ये इसमें गैसेज पाई जाती हैं, लेयर ऑफ गैस, ठीक है। सराउंड अर्थ के सराउंड में अर्थ के सरफेस के ऊपर देखें तो गैसेस फॉर्म होती हैं, तो इसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लैंकेट है एयर की, स्मॉल ब्लैंकेट है, थिन ब्लैंकेट है और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। तो ये प्लैनेट के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, इसके वजह से ही जीवन है, ठीक है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ भी अर्थ में लाइफ नहीं होती, ठीक है। और ये प्रोवाइड करती है हमें एक एयर ब्रीथ करने के लिए और प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज। एटमॉस्फेयर ये भी होता है कि प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को फ्रॉम द हार्मफुल अर्थ रेडिएशन। और जो एटमॉस्फेयर का हाइट है वो 1600 किलोमीटर है। एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है वो याद रखना, 1600 किलोमीटर, ठीक है, नॉट मीटर, किलोमीटर, इतना हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर डिवाइड होता है 5 लेयर द्वारा। देखो यहाँ 5 लेयर देख सकते हो, यह है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड नेक्स्ट इज एक्सोस्फियर, ठीक है। ये है मीन्स ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। जो हमारी स्ट्रेटोस्फियर है ये याद रखना कि ओजोन लेयर अभी पढ़ेंगे जस्ट। और मेसोस्फियर क्या होती है, यहाँ पर जो अर्थ की रेडिएशन है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है मैक्सिमम, अगर देखिए कि मैक्सिमम क्वांटिटी में। थर्मोस्फियर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एक्सोस्फियर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ेंगे कि टेम्परेचर वाइज कौन सा लेयर में कितना टेम्परेचर मतलब लो कम ज़्यादा कैसे है। तो ऐसे चलते हैं तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर चलते हैं, जैसे अर्थ सरफेस, जैसे अर्थ सरफेस है इसके ऊपर चलते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो ऐसे जाता है टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे जाता है तो ये टेम्परेचर घट जाता है। फिर मेसोस्फियर लेयर में जाते हैं तो ऐसे टेम्परेचर यहाँ का भी बढ़ने लगता है और थर्मोस्फियर में टेम्परेचर घटने लगता है। देन एक्सोस्फियर में सबसे ज़्यादा होता है टेम्परेचर, हाईएस्ट होता है, ओके। तो ऐसे याद रख सकते हैं ग्राफ बेस्ड पर। ये लेयर स्टार्ट होते हैं अर्थ के सरफेस से, जिन्हें बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये फर्स्ट सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये 5 टाइप के स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर हैं, ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर है वो कंपोज होता है किस कौन कौन सी गैसें, जैसे मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये मेजर जो है गैसेस पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और ये 99% ऑलमोस्ट 99% फॉर्म करती हैं एटमॉस्फेयर को, ठीक है, क्लीन और ड्राई एयर को। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% फॉर्म करती है। और अदर गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज करती हैं 1% वॉल्यूम से, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए इसेंशियल है। और नाइट्रोजन जो हेल्प करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रेजेंट होती है माइन्यूट फॉर्म में, वो इम्पॉर्टेंट होती है जो अर्थ द्वारा रेडिएट हीट होती है उसे एब्जॉर्ब करने में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 है, CO2 क्या होती है, वो एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को, जो सन से आ रही रेडिएशन होती है उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसलिए ये प्लैनेट को वार्म होने से बचाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये इसेंशियल गैस है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ओके। और डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर ये वेरी करता है विद द हाइट, ठीक है। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है, इसकी डेप्थ जो है एटमॉस्फेयर की वो कैसे होगी, डेंसिटी कैसे होगी, वो इसी बेस पर होती है कि उसकी हाइट कितनी है, ये बताती है हमें उसकी डेंसिटी। तो मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पर होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है सी लेवल पर और डिक्रीज होती है एज गो अप, ठीक है। मैक्सिमम सी लेवल पर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो मतलब मॉइस्चर होता है, मॉइस्चराइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके जब ऊपर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, वो कम होता जाता है, ठीक है।
और क्लाइंबर्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं प्रॉब्लम्स को, सांस लेने से सांस नहीं ली जा सकती, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, जैसे आप में कोई भी अगर माउंटेनियर है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट में चढ़ता है तो उसे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जब जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, तो उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि वहाँ पर जो डेंसिटी है एयर की वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो वो अपने साथ क्या ले जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है, ताकि वो अच्छे से सांस ले सके हाईएस्ट एल्टीट्यूड में। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में। और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है जब जैसे अपवर्ड साइड जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ सरफेस है वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हाइट में जाते हैं उसका टेम्परेचर घटता जाता है। जैसे नॉर्मली आप एटमॉस्फेयर में माउंटेन रीजन में देखते होंगे कि माउंटेन रीजन में कोई आइस कैप से घिरा हुआ होता है आइस से। ठीक है, और जो प्लेन एरिया होते हैं वो टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आपने फील किया होगा। एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है प्रेशर को ऑन द अर्थ, और ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। कुछ एरिया जो है एक्सपीरियंस करते हैं हाई प्रेशर को, और सम एरिया लो प्रेशर को। क्यों? क्योंकि उनके हाइट पर बेस्ड होता है और उनके डेंसिटी पर बेस्ड होता है कि कैसी डेंसिटी है, ओशियन नियर है, पास में वाटर बॉडी है, या फिर पास में उसके सराउंड, जैसे सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट में, या फिर कोल्ड रीजन है, ठीक है, या हॉट रीजन है, वो भी डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। और एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और विद हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो इसे बोलते हैं विंड। ठीक है, तो ये याद रखना, विंड और एयर में यही डिफरेंसेस होते हैं कि एडियाबैटिकली और जो एडवेक्शन और एडियाबैटिकली कैसे मूव करती है। ठीक है, एडवेक्शन और कन्वेक्शन। तो एडवेक्शन वाली जो करंट होती है उसे विंड बोलते हैं। ठीक है, और कन्वेक्शन करंट उसे एयर बोलते हैं। बायोस्फीयर पढ़ते हैं, डोमेन ऑफ लाइफ, तो ये लाइफ फॉर्म करती है। ठीक है, बायोस्फीयर एक नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, इस पर जीवन है। तीनों लेयर को मिला के बनता है बायोस्फीयर। ठीक है, और ये जोन लाइफ इस जोन में लाइफ होती है, जो कि एक यूनिक है प्लैनेट में। ठीक है, कुछ स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स की वेरी करती हैं अपने साइज को, जैसे कि माइक्रोब्स छोटे छोटे, बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स, जैसे हाथी जैसे प्राणी भी, जो लैंड अर्थ का सबसे हाईएस्ट जो वो है, एक एनिमल है वो अर्थ पर है, और एक्वाटिक में जैसे ब्लू व्हेल। ठीक है, और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे ह्यूमंस, वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, इकोसिस्टम सबसे चलता है। सारे जीव जंतु, सारे एनिमल, सारे जो प्लांट्स हैं, उनकी वजह से आपस में क्या होता है, इकोसिस्टम बनता है। अगर ये जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मीन्स कि जो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेगा तो उसकी कमी होगी और वो इकोसिस्टम ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए सबका होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट होते हैं वो फुलफिल करते हैं हमारी नीड्स को, और जब हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए तो हमें वहाँ पर सॉइल फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप, तो उससे हमें क्या होता है, एक तरीके से हार्मफुल भी होता है, और एक तरीके से क्या है कि हमें फूड भी वहाँ से मिलता है जब फ्रूट ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अर्थ के सरफेस में जो है वो चेंजमेंट भी होता है, जैसे नेचुरल क्लामिटीज आती हैं और अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे बोलें कि लैंड का सबमर्जेंस होना। ठीक है, जब सुनामी आती है तो लैंड सबमर्ज हो जाती है। अंडमान और निकोबार का आइलैंड का जो पार्ट हैं वो सबमर्ज हो गए हैं, वाटर में डूब गए हैं। ठीक है, और जो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है लेक में और रिवर्स में, ये एक अनसूटेबल वाटर बनाते हैं ह्यूमन यूज के लिए, तो ये भी लाइफ के फॉर्म को डैमेज करते हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स और व्हीकल्स के जो एमिशंस हैं वो एयर को पोल्यूट करते हैं, जो कि
हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुंचाते हैं। जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर की, बट जब ये इंक्रीज हो जाती है तो इससे जो है ग्लोबल टेम्परेचर में बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन और क्लाइमेट चेंज की कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ फिर प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलता प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है कि पूरे ग्लोब में वार्मिंग की कंडीशन यहाँ पर बढ़ जाती है और अनइवननेस ऑफ रेन वाटर और यहाँ पर क्लाइमेट की जो सिचुएशन है वो भी बदल सकती है। ठीक है, तो इसकी जो नीड है वो लिमिट होना चाहिए। जो रिसोर्सेस है उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो अर्थ में इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी रिसोर्सेस हैं उन्हें एक बार में ही यूज किया जाए, लेकिन यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसलिए बनाए गए थे 2015 में। हावेवर इट वाज इन 2000 या 2001 में ऐसा फॉर्म किया गया था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 8 गोल्स थे वो यहाँ पर टारगेट में थे और 2015 तक उसके बाद यहाँ पर अचीव हो गए। उसके बाद 2015 से 2030 तक ये गोल हैं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ किए गए और उन्हें टारगेट है कि 2030 तक अचीव किया जाए। ठीक है, तो इसे बैलेंस बनाने के लिए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को बैलेंस एक डोमेन के इन डोमेन्स के बीच बैलेंस, नेचर का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर ये बैलेंस नहीं रहा तो हमारे जीवन एक बहुत खतरे से घिर सकता है। ठीक है, तो आज का ये रहा लेक्चर, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो आंसर इसके देख लेते हैं क्वेश्चंस के, उसके बाद जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ 4 डोमेन्स कौन कौन से हैं, 4 मेजर डोमेन्स यहाँ पर, जैसे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ये 4 डोमेन्स हैं। ठीक है, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, याद रखना। नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट जो हैं वो लाई करते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया और दूसरा है हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो कौन कौन सी कितनी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, 5 लेयर्स। ठीक है, एक है हमारा ट्रोपोस्फीयर, एक है स्ट्रेटोस्फीयर, एक है मेसोस्फीयर, एक है थर्मोस्फीयर, एक है एक्सोस्फीयर, तो ये 5 टाइप के लेयर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर 71% जो है, मोर देन 71% वाटर बॉडी पाई जाती है और लेस देन 29% यहाँ पर क्या पाया जाता है, लैंड पाया जाता है। इसलिए 91% जो है वाटर अगर ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पर ब्लू प्लैनेट दिखाई देगा। ठीक है, तो वाटर के कारण यहाँ पर ब्लू प्लैनेट होता है। वाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड में बहुत सारे कॉन्टिनेंट, जैसे यहाँ नॉर्थ अमेरिका, आधा साउथ अमेरिका है। ठीक है, यूरोप पूरा है, यूरेशिया है, एशिया है पूरा। ठीक है, एशिया ऑलमोस्ट पूरा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया, इंडोनेशिया सारे जो हैं ऊपर, सारे जो बड़े बड़े कंट्री जैसे रसिया है, चाइना है, ठीक है, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये सारे ऊपर ही हैं, तो इसलिए जो है इसे लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं। और नीचे जो है मैक्सिमम ओशियन पाए जाते हैं, जैसे आधा यहाँ पर साउथ अमेरिका है, आधा अफ्रीका है। ठीक है, और यहाँ पूरा तो यहाँ पर ये है, लेकिन छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका, तो ये अंटार्कटिका भी क्या है, आइस कैप से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं लैंड हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को। वाई इज़ द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके बिना लाइफ हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहीं पर जो एयर, जो तीनों ट्रांजिशन जोन है, किसका, एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का और लिथोस्फीयर का, ये ट्रांजिशन जोन जो है यही बायोस्फीयर है और यहीं पर जीवन पनपता है। ठीक है, तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट करेक्ट आंसर एमसीक्यूज देखते हैं। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज़, कौन सा माउंटेन रेंज है जो एशिया से यूरोप को सेपरेट करता है, तो ये है कौन सा, यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन में यूराल रिवर भी बहती है। ठीक है, और ये रशिया और यूरोप के बीच में यहाँ पर है। ठीक है, तो यूराल माउंटेन है, मैप जब देखेंगे तब यहाँ पर
पढ़ेंगे, उसे देख लेंगे, ठीक है। और ये जो यूराल में जो वोल्गा रिवर है, वोल्गा रिवर, ठीक है, वोल्गा रिवर है, तो यहाँ पर ये फ्लो भी होती है और ये जाके कहाँ गिरती है, कैस्पियन सी में गिर जाती है, ठीक है। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका, कैसे लिंक है, हमने पढ़ा था कि ये इस्थमस है, इस्थमस सी बोलते हैं इसे, इस्थमस या फिर पनामा इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। तो इससे कनेक्टेड है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट, यह है 78% क्या, नाइट्रोजन, और 21% क्या है, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड हार्डली 0.01% है, ठीक है, 0.01%, जो कि फोर्थ है। थर्ड क्या है, और आर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है डोमेन ऑफ अर्थ, डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, तो सॉलिड रॉक को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो ये और एशिया है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फिर इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज, तो ये डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। और डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर यह है मरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, ठीक है, तो मरियाना ट्रेंच याद रखना। और द ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, कौन सा ओशियन है जो कंट्री के नेम में ये रखा गया है, तो ये इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन, ओके। द इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ, कौन सा नैरो कॉन्टैक्ट है जोन का, जो लैंड को, वाटर को और एयर को सपोर्ट करता है, जो सपोर्ट करता है लाइफ को, ठीक है, तो कौन सा है, बायोस्फीयर, ठीक है, यह है बायोस्फीयर। नेक्स्ट है द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, टुगेदर, दोनों को, अभी मैं बोला ना कि ऊपर जो है यूरेशिया बोलते हैं इसे, ठीक है, तो यूरेशिया, यूरेशिया देखो आधा यूरो, ठीक है, और एशिया, यहाँ पर यूरेशिया बोलते हैं इसे, ओके। और द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है। अगर मौना किया को बोले तो मौना किया जो है हाईएस्ट पीक है, लेकिन वो आधा ऊपर है और 2/3 मतलब 1/3 1 पार्ट ऊपर है और 2 पार्ट नीचे है, तो इसलिए इसे जो है हाईएस्ट पीक नहीं बोल सकते। हाईएस्ट पीक ऑन द लैंड इज माउंट एवरेस्ट। तो ये हमारा रहा आज का लेक्चर, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत हमें नॉलेज दिया, ठीक है, और आगे ऐसे नॉलेज लेते रहेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लेना, ठीक है, ताकि कोई भी जो अपडेट हैं वो मिस ना हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।